हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज मैं आ गई हूँ फिर से पढ़ाई की टंकी पर आप लोगों के लिए लेकर एक और ब्रांड न्यू चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस। जी हाँ, ये है आपकी सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज, लेट्स बिगिन। तो गाइज, अब हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। आज हम करेंगे सोशल इंस्टीट्यूशंस। देखो, सोशल इंस्टीट्यूशंस के ना 3 मेन काम होते हैं: कंट्रोल, पनिश, रिवॉर्ड। इसको ऐसे याद रख सकते हो, CPR। ठीक है। कंस्ट्रेन मतलब क्या होता है? किसी को कंस्ट्रेन करना, कोई काम करने से उसको रिस्ट्रिक्ट करना, या फिर अगर इंसान कोई काम कर रहा है तो उसमें कोई बाउंड्री सेट करना, है ना। अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड करता है सोशल इंस्टीट्यूशन, कोई गलत काम करता है तो उसको पनिश करता है सोशल इंस्टीट्यूशन। अब सोशल इंस्टीट्यूशन का एक एग्जांपल देखते हैं, फैमिली, द बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन, है ना। तो वो आपको बोलेगा कि बेटा बाहर जाओ, लेकिन ना ज़्यादा दूर मत जाना और टाइम से घर वापस आ जाना। 1 घंटा बोल के गए हो तो 1 घंटा ही बाहर है ना, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब वो बाउंड्री सेट कर रहे हैं। कंस्ट्रेन, अगर आपने कोई गलत काम करा तो आपकी फैमिली आपको डांटती है, पनिश करती है ना। और अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड भी करती है। अगर आपके अच्छे नंबर आए तो आपकी मम्मी आपको चॉकलेट दिलाती हैं। दिलाती हो ना दिलाती हो वो बात अलग है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, ठीक है। और देखो, सोशल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक द स्टेट। अब यार, मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज स्केल। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल स्केल। सबको पता है, मैक्रो बड़ा, माइक्रो छोटा, है ना। तो हमारे मैक्रो सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक द स्टेट, और इसके बाकी के एग्जाम्पल्स आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। माइक्रो के फैमिली, स्कूल, बहुत सारे, है ना। Some important social institutions are family, marriage, kinship, politics, economics, religion and education. ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अब हम ना इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसको स्टार मार्क करके अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। An institution is something that works according to the rules established or at least acknowledged by law, and whose regular and continuous operation cannot be understood without taking those rules into account. अब एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, मान लो आपका स्कूल। अगर आपको समझना है कि आपके स्कूल में कंटिन्यूस ऑपरेशन कैसे होते हैं, क्या काम होता है आपके स्कूल में, तो आपको वहाँ के रूल्स रेगुलेशन समझने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो रूल्स जैसे हवा में बना दिए, उन रूल्स के कुछ बेसिस होते हैं, जैसे इसमें भी लिखा है ना, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एस्टैब्लिश्ड और एटलीस्ट एक्नॉलेज्ड बाय द लॉ, ठीक है। अब एक स्कूल जो होता है वो लॉ रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ, स्कूल्स होते हैं वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, और स्कूल्स के कुछ रूल्स भी होते हैं दैट आर फॉर्म्ड ऑन सेवरल बेसिस। स्कूल में आपको डिसिप्लिन रहना होता है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन का एक बहुत प्राइमरी हिस्सा होता है डिसिप्लिन। तो दे आर बेसिकली फॉर्म्ड ऑन दीज रूल्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम और द अदर वैल्यूज और ग्राउंड्स। अब देखो, सोशल इंस्टीट्यूशन हुआ। अब हम पढ़ेंगे फंक्शनलिस्ट व्यू और कॉन्फ्लिक्ट व्यू। देखो, अपनी नोटबुक में ना जब भी तुम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो नया, इस चैप्टर में स्पेसिफिकली, एक कॉलम बना लेना फंक्शनलिस्ट व्यू और कॉन्फ्लिक्ट व्यू, क्योंकि ना पेपर में तुम्हारा दिमाग हो जाएगा भ्रष्ट, क्योंकि हर जगह वो यही क्वेश्चन पूछेगा मोस्टली। फंक्शनलिस्ट व्यू के हिसाब से बताओ, फॉर एग्जाम्पल वो पूछ लेगा सोशल इंस्टीट्यूशन बताओ फंक्शनलिस्ट व्यू के हिसाब से। और फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कंपेयर द फंक्शनलिस्ट व्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस विद दैट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट व्यू। अब
इसलिए बता रही हूँ कि इन दोनों का ना एक प्रॉपर डिस्टिंक्शन अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। फंक्शनलिस्ट व्यू सोशल इंस्टीट्यूशंस को समझता था एज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स, बिलीव्स, वैल्यूज एंड रोल रिलेशनशिप दैट अराइज इन रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। अब देखो, सोशल इंस्टीट्यूशंस, दो बातें। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या आपको सेट दे रहे, नॉर्म्स होते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस के, कोई वैल्यूज़, बिलीव्स, रोल रिलेशनशिप की वहाँ पर आपका जो रोल है और आपके मेट्स का जो रोल है वो क्या है, आपका क्या रिश्ता है उनसे, रिलेशनशिप क्या है। और ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और इनके जो नॉर्म्स होते हैं ये बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नीड्स ऑफ सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में, स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है सबसे। आपके स्कूल में अगर फॉर एग्जाम्पल नीड ऑफ द सोसाइटी है इस समय मास्क पेन, ओके ठीक है, मास्क पेन है, तो आप अपने पेपर देने भी जब स्कूल में गए हो तब भी आप मास्क पहन कर ही गए हो। क्यों? क्योंकि वो नीड ऑफ द सोसाइटी है। तो देखो कहीं ना कहीं उसके नॉर्म्स और वैल्यूज़ में चेंज आया, आपने आपके मेट से आपका रिलेशनशिप भी चेंज हो गया, आप डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हो सबसे, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हो, डिस्टेंस रोल चेंज हो गया, है ना। वेयर जब कोविड नहीं था आप अपने फ्रेंड से बहुत घुल मिल कर बातें करते थे, मतलब पूरी क्लास से आपकी दोस्त होती थी, है ना। अकॉर्डिंगली वी हैव इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशंस इन सोसाइटीज़, ठीक है। इनफॉर्मल भी होते हैं, फॉर्मल भी होते हैं। इनफॉर्मल क्या हो गया, जैसे आपका घर, आपकी फैमिली। फॉर्मल क्या हो गया, आपका स्कूल या फिर आपका ये पॉलिटिक्स, ये सब हो जाता है हमारे इनफॉर्मल और फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशंस में। देखो ये है फंक्शनलिस्ट व्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, आई एम स्ट्रेसिंग दिस अ लॉट, तो ध्यान रखना कि फंक्शनलिस्ट व्यू ये है और कॉन्फ्लिक्ट व्यू ये है। देखो फंक्शनलिस्ट व्यू आपको बता रहा है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे हेल्प करता है टू फंक्शन द सोसाइटी इन अ बेटर मैनर। गॉट माई पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट व्यू। कॉन्फ्लिक्ट व्यू ये बताता है दैट इंडिविजुअल्स आर नॉट प्लेस्ड इक्वली इन अ सोसाइटी, ठीक है, बी इट फैमिली, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल और एजुकेशन। तो ये जितने भी सारे आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट व्यू ये कहता है कि सोशल इंस्टीट्यूशन विल वर्क अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेंट सेक्टर, ठीक है। और जो हमारे डोमिनेंट सेक्शन, जो हमारे इन्फीरियर सेक्शंस होंगे वो सप्रेस हो जाएंगे यहाँ पर। तो अगर फॉर एग्जांपल एक क्लास है, एक लोअर क्लास है मान लो, तो जो हायर क्लास है वो हमेशा डोमिनेट करेगी उनको। और जो भी हमारी फॉर एग्जांपल एक हाई क्लास फैमिली है तो वो हमेशा एक लो क्लास फैमिली को डोमिनेट करेगी। जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं वो जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको डोमिनेट करेगी, है ना। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये काफ़ी जगह प्रिविलेंट है बिकॉज हमारी सोसाइटी में देयर इज़ स्ट्रैटिफिकेशन, अलग अलग लेवल पे हमारे पास वो हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं तो कोलाइड करेगी ना। ऑल्दो हम ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि डोमिनेंट सेक्शन के पास ही सारी पावर होगी, बट कहीं ना कहीं नॉट एज अ होल, बट हमें कहीं ना कहीं इन सम पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी अभी भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है जेंडर, तो काफ़ी जगह आपने देखा होगा कि जो पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ होती है, पेट्रियार्कल फैमिलीज़ होती है, वहाँ पर मेल डोमिनेंस चलती है। तो यहाँ पर भी समझ में आ गया क्या चीज़ हो रही है हमारे कॉन्फ्लिक्ट व्यू में। कॉन्फ्लिक्ट व्यू बेसिकली पता है बहुत सिंपल है, जहाँ पर भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात आए, इनइक्वालिटी की बात आए, या फिर ये बात आए कि डोमिनेंट सेक्शन विल रूल, तो समझ जाना वो है कॉन्फ्लिक्ट व्यू, ठीक है। अब हम बात करेंगे फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, घर, परिवार, शादी और आपके रिश्ते, ठीक है। नो अदर सोशल एंटिटी अपीयर्स मोर नेचुरल एंड यूनिवर्सल दैन फैमिली।
Many researchers in this field shows how the institution of family, marriage and kinship are important in all societies and their character is different in different societies. देखो, अब आपकी जो फैमिली है वो कितनी नेचुरल है, और हर इंसान की फैमिली होती है, ठीक है, मोस्टली हर इंसान की फैमिली होती है, क्योंकि आप इस सोसाइटी में बिल्कुल अकेले तो सरवाइव नहीं कर सकते ना। या तो आप कहोगे कि आपके फ्रेंड्स आपकी फैमिली हैं, है ना, या फिर आप जो आपके मम्मी पापा हैं वो बिल्कुल नेचुरल डिसेंट हो आप उनके, तो ऑब्वियसली ना फैमिली से ज़्यादा यूनिवर्सल और नेचुरल कोई चीज़ नहीं है इन हमारी सोसाइटी में, राइट। तो अब काफ़ी रिसर्चर जो इस फील्ड में रिसर्च करते हैं वो बताते हैं कि कैसे फैमिली, मैरिज और किनशिप, देखो फैमिली क्यों इम्पोर्टेंट होती है। एक बच्चा है, उसका ख्याल रखने के लिए आप मम्मी पापा होने चाहिए, है ना, यही हमारी एक बेसिक मेंटालिटी है। मैरिज नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो फैमिली भी नहीं बनेगी, ठीक है। और ये सब चीज़ें किनशिप से रिलेटेड है, किनशिप मतलब रिश्ते, है ना। तो अगर फैमिली मैरिज नहीं होगी तो देयर विल बी नो पॉइंट इन किनशिप्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं और ये इतने इम्पोर्टेंट हैं, ये हमने अभी देखा। और एक बार देखो, एक और चीज़ देखो कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरी फैमिली है, ज़रूरी नहीं है कि मेरी फ्रेंड की फैमिली भी वैसी हो सकता है वो एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी हो जहाँ पर एक फीमेल हेडेड हाउस होल्ड होता है। उसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हर इंसान की फैमिली अलग अलग होती है। हो सकता है आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, बट हो सकता है वहाँ पर आपके कोई फ्रेंड की फैमिली है जो अपने बच्चों पे इतना ज़्यादा ध्यान ना देती हो सकता है आपकी फैमिली जो है वो जॉइंट फैमिली है और आपके फ्रेंड की फैमिली में सिर्फ उसके मम्मी पापा रहते हैं, है ना। देखो, अब इस बुक में और जो हमारे रिसर्चर्स हैं इन्होंने हमें बताया कि कैसे प्राइवेट स्फीयर इज लिंक टू द पब्लिक स्फीयर। या देखो, प्राइवेट स्फीयर, यहाँ पर प्राइवेट स्फीयर मतलब आपकी फैमिली या फिर आपका बिल्कुल क्लोज्ड फ्रेंड सर्कल। तो यही जो लोग होते हैं यही आपको पब्लिक स्फीयर से लिंक करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं के थ्रू आप सोशलाइज करोगे, आप अपने मम्मी पापा की फैमिली से मिलोगे, आपके नाना नानी, आपके दादा दादी, तो आपको एक सोशल इंटरेक्शन हुआ आपका। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्फीयर और पब्लिक स्फीयर से एक लिंक आ गया। और आपके पेरेंट्स ही आपको स्कूल से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आपके पेरेंट्स आपको स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, है ना। फिर आप धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हो तो आप और भी चीज़ें सीखने लगते हो थ्रू दैट स्कूल, है ना। आप फिर बड़े हो के आप गवर्नमेंट कह रही हो, आप पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब भैया फिर से आ गया फंक्शनलिस्ट व्यू ऑन फैमिली। तो फंक्शनलिस्ट सॉ दैट द फैमिली परफॉर्म्स इम्पॉर्टेंट टास्क विच कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटीज बेसिक नीड्स एंड हेल्प्स परपेचुएट सोशल ऑर्डर। अब देखो, फैमिली नहीं होती तो फैमिली क्या करती है, आपको कुछ वैल्यूज़ देती है, कुछ नॉर्म्स देती है। देखो, फैमिली नहीं होगी एक बच्चे को चलना भी नहीं आएगा, है ना। फैमिली नहीं होगी तो एक जो बच्चा, पहली बात तो अगर फैमिलीज नहीं होंगी, मैरिजेस नहीं होंगी, तो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा टुवर्ड्स हमारी पॉपुलेशन नहीं होगी हमारी। समझ रहे हो कैसे चीज़ें एकदम इंटरलिंक्ड है। फैमिली से कितनी सारी चीज़ें होती हैं। फैमिली आपको आपके बेसिक नीड्स से मिलवाती है, खाना पीना, है ना। ये सारी चीज़ें आपको कौन प्रोवाइड करती है? आपकी फैमिली प्रोवाइड करती है ना, जो सोसाइटी की बेसिक नीड्स पे भी हेल्प करती है। अगर आपकी फैमिली नहीं होती तो आप स्कूल नहीं जाते तो आपको समझ में नहीं आता सोसाइटी होती क्या है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और सोशल ऑर्डर देखो आप कैसे, अगर आप कोई गलत काम करते हो तो आपकी फैमिली आपको टोकती है ना कि नहीं ये मत करो। अगर किसी की कोई ऐसे रोकने टोकने वाला नहीं होता तो वो तो भाई हर इंसान ही चोर उचक्का होता है ना, हर इंसान ही मर्डरर होता,
क्योंकि कोई किसी ने कंट्रोल लगाया ही नहीं कभी। देखो अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर फैमिली की। तो जब हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई थी ना, तब हमने बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज का राइज देखा था, ठीक है। तो न्यूक्लियर फैमिली इज सीन एज द यूनिट बेस्ट इक्विप्ड टू हैंडल द डिमांड्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी बाय द फंक्शनलिस्ट्स। फंक्शनलिस्ट का मानना ये था जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो बेस्ट यूनिट होती है क्योंकि वो बेस्ट इक्विप्ड होती है। अब एक न्यूक्लियर फैमिली में कौन होता है? मम्मी पापा बच्चे या बच्चा। पापा जो एक स्टीरियोटिपिकल रोल है उसके हिसाब से बता रही हूँ कि जो पापा है वो बाहर जाके काम करेंगे और जो मम्मी है वो बच्चों का ध्यान रखेंगी। बेसिक द आइडिया बिहाइंड दिस इज कि दो मेल अडल्ट्स जो अपने बच्चों का, यंग वंस का ध्यान रखेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द रोल्स, स्टीरियोटिपिक रोल्स, दिस हैज़ बीन सीन कि जो फैमिली में मेल है वो बाहर जाके काम करेगा और फीमेल बीइंग द सॉफ्टवेयर वन वो बच्चों को संभालेगी, ठीक है। यार देखो वेरिएशन फैमिली फॉर्म्स में हम देखेंगे कि कैसे हमारे इंडिया में पहले न्यूक्लियर फैमिलीज थी, फिर कैसे जॉइंट फैमिलीज आई। पता क्या था कि जब इंडिया नया नया इंडिपेंडेंस गेन करी थी या फिर जब इंडिया ब्रिटिश रूल में था, तब हमारे पास इतनी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो इस वजह से लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बहुत कम थी, 40-45 ईयर्स थी एवरेज। तो यार इससे पता क्या होता था, जितनी भी जॉइंट फैमिलीज़ थी उनमें से हमारे क्या होते जॉइंट फैमिलीज़ में दादा दादी है ना, तो वो लोग नहीं थे ड्यू टू बैड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड लो रेट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। और ये कॉमन था अमंग डिप्राइव्ड क्लास। क्यों? क्योंकि यार वो क्लास डिप्राइव्ड है, उसको वैसी ऑलरेडी कम है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और उनके लिए तो और भी कम है, ठीक है। अमीर इंसान होगा वो पैसे देकर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ले लेगा एट सम एक्सटेंट, लेकिन डिप्राइव्ड क्लास तो वो भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जो हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज थी वो ज़्यादा थी इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया एंड दी डिपेंडेंट इंडिया व्हेन अंडर द ब्रिटिश रूल। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट होनी शुरू हुई, जब हमारे यहाँ पर अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बनी, तब वी सॉ अ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जॉइंट फैमिली। अब ये जो जॉइंट फैमिलीज इंक्रीज हुई, इस पे सोशियोलॉजिस्ट AM शाह का एक रिमार्क था, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया द जॉइंट फैमिली हैव स्टेडीली इंक्रीज। धीरे धीरे करके जो जॉइंट फैमिली का नंबर है वो बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। अब देखो जो बूढ़े लोग होते हैं ना वो ज़्यादातर अपने बेटा और बहू के साथ ही रहते हैं, लाइक सन एंड द डॉटर इन लॉ, और वही उनकी फैमिली हो जाती है। ये देखो इस पिक्चर में दादा दादी और ये फैमिली, यहाँ पर सिर्फ हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, दादा दादी नहीं है, यानी कि कोई बुजुर्ग लोग नहीं है। Studies have shown how diverse family forms are found in different societies with regard to the rule of residence. अब देखो अलग अलग डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं इन डिफरेंट सोसाइटीज़ with regard to the rule of residence. Another keyword, mark this, rule of residence, कि जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर किसका राज चलेगा, है ना। अब यहाँ पर different types of societies, matrilocal in their marriage and family customs, and then we have patrilocal. matrilocal कहाँ पर? जहाँ पर जो न्यूली मैरिड कपल है वो वाइफ की फैमिली के साथ रहेगा और वाइफ का जो सेकंड नेम है वो ही अडॉप्ट होगा बाय द चिल्ड्रन एंड हिज हस्बैंड एंड हर हस्बैंड, ठीक है। तो मतलब अगर आप किसी मैट्रिलोकल घर में शादी करके जाते हो और आप एक लड़के हो तो आपको वाइफ की फैमिली के साथ रहना पड़ेगा, वाइफ का सेकंड नेम अडॉप्ट करना पड़ेगा और सिमिलरली आपके बच्चों को भी वही मिलेगा। तो बेसिकली मैट्रिलोकल में द कपल एंड द चिल्ड्रन विल स्टे विद द वाइफ्स पेरेंट्स, while others are patrilocal, that is the couple will stay with the husband's family. The most common of all
जो मोस्टली हम सोसाइटीज़ देखते हैं वहाँ पर पैट्रिलोकल सिस्टम ही चलता है। वाइफ शादी करके हस्बैंड के घर आएगी और जो हस्बैंड है वो वाइफ है वो हस्बैंड का सेकंड नेम अडॉप्ट करेगी, एंड सो डज द चिल्ड्रन विल अडॉप्ट द सेकंड नेम ऑफ द फादर। अब हम समझेंगे कि कैसे फैमिलीज आर लिंक्ड टू अदर सोशल स्फीयर्स एंड फैमिली चेंज। In our everyday lives, we look at the families as distinct and separate from other social spheres such as economical or political. हम कभी भी ना, जब हम ऐसी अपनी एवरीडे लाइफ में देखते हैं तो हम फैमिली को एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट देखते हैं फ्रॉम अदर सोशल स्फीयर्स। लेकिन एज वी सी कि जो हमारी फैमिली है, जो हमारा हाउस होल्ड है और उसका जो स्ट्रक्चर है, जो नॉर्म्स है, वो काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड होते हैं टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। यार देखो क्या हो गए वैल्यूज़, नॉर्म्स क्या हो गए, लोगों को अपनी फैमिली में सुनना पड़ता है कि तुम्हें घर पे खाना बनाना है, तुम्हें अपना ऐसे कोई करियर ड्रीम्स नहीं देखने, यू स्ट्रेट अवे हैव टू गो एंड गेट मैरिड टू अ नाइस सूटेबल गाय दैट योर फैमिली विल फाइंड फॉर यू। ठीक है, अब यार इससे हमें क्या पता चलता है, क्योंकि वो ऐसी एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर विमेन आर नॉट इक्वली ट्रीटेड एज मैन, जहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और काफ़ी पेट्रियार्कल मैन हेडेड सोसाइटी है। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जैसे उनकी सोसाइटी होगी वैसे ही अपने फैमिली का स्ट्रक्चर होगा, वैसे ही फैमिली में नॉर्म्स होंगे। और कई सोसाइटी जैसे आजकल जो मॉडर्न फैमिलीज हो रही है वहाँ पर विमेन आर मेन एंड द गर्ल चाइल्ड एंड द बॉय चाइल्ड इज ट्रीटेड इक्वली। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि अब हमारी जो सोसाइटी है वो थोड़ी मॉडर्नाइज हो रही है, चेंज हो रही है, तो इस वजह से थिंकिंग भी चेंज हो रही है, नॉर्म्स भी चेंज हो रहे हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जैसे जर्मन यूनिफाई हुआ और नेपोलियन आया, उसने कुछ फैमिली वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो हटा दी। अब लोगों ने इस चेंज पे, सडन चेंज पे कैसे रिस्पॉन्ड करा, दे स्टॉप गेटिंग मैरिड, मतलब उन्होंने शादी करना ही छोड़ दिया। अब यार देखो, जब फैमिली वेलफेयर स्कीम्स होती है उससे क्या होता है, एक इंसान है वो पहले सिर्फ अपनी नीड संभाल पा रहा है, लेकिन उसकी शादी हो गई तो उसे अपनी बीवी और बच्चों की भी नीड समझानी है, अपने बीवी और बच्चों को भी संभालना है। ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे विमेन वर नॉट अलाउड टू वर्क और वर नॉट सीन टू बी एज द ब्रेड विनर्स फॉर द फैमिली। तो बेसिकली लोगों ने इस पर रिस्पॉन्ड ही ऐसे करा, दे स्टॉप गेटिंग मैरिड। तो उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए, उथल पुथल हो गई सोसाइटी में हमारी। तो चेंज तो आया आपके पॉलिटिकल स्फीयर में, लेकिन इफेक्ट उसका डायरेक्टली कहाँ पर पड़ा, फैमिलीज पे, मैरिज पर, किनशिप पर, है ना। हाउ जेंडर्ड इज द फैमिली। अब हम देखेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है फैमिली में। बहुत ही सिंपल है, तुम समझ जाओगे। द बिलीफ दैट मेल चाइल्ड विल सपोर्ट द पेरेंट्स इन द ओल्ड एज एंड द फीमेल चाइल्ड विल लीव ऑन मैरिज रिजल्ट्स इन families investing more and more in the male child। बहुत कॉमन है, सबको ये रिलेटेबल लगेगा, सबने ये कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है ना। अब ना आपको एक आर्ग्यूमेंट दे रखी है इसमें, लोग मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं डिस्पाइट द बायोलॉजिकल फैक्ट दैट द फीमेल बॉडी हैज बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल देन अ मेल बॉडी। एक बच्चा अगर आप देखोगे, जो फीमेल होता है और एक मेल होता है, मेल के कम चांसेस होते हैं और सर्वाइवल फीमेल बॉडी के ज़्यादा होते हैं। लेकिन तब भी जो हमारा सेक्स रेशो है वो हमेशा मेल्स का हाई रहा है और फीमेल्स का जो कंपोजिशन है इन द सोसाइटी वो कम है, डिस्पाइट ऑफ दिस बायोलॉजिकल फैक्ट। तब भी लोग चाहते हैं कि हमें मेल हो, बॉय हो, इंस्टेड ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। The institution of marriage. Historically, marriage has been found to exist in a variety of forms in different societies. The manner in which marriage partners are arranged reveals the variety of customs in a society. कि कैसे आपके मैरिज पार्टनर्स अरेंज होते हैं, उस हिसाब से हमें सोसाइटी के डिफरेंट कस्टम्स के बारे में पता चलता है
और कैसे मैरिज, शादी, फैमिली अलग अलग वेराइटी में एग्जिस्ट करती है इन डिफरेंट सोसाइटी। अब देखो, पहले हम पढ़ते हैं मोनोगैमी के बारे में। मोनोगैमी रिस्ट्रिक्ट्स द इंडिविजुअल टू वन स्पाउस एट अ टाइम और वन हस्बैंड एट अ टाइम। ठीक है, मतलब वहाँ पर आप बेसिकली एक ही शादी कर सकते हो, आपको उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। अंडर दिस सिस्टम एट एनी गिवन टाइम अ मैन कैन हैव ओनली वन वाइफ एंड अ वुमेन कैन हैव ओनली वन हस्बैंड। मतलब बेसिकली अगर आपके पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर डाइवोर्स हो जाता है, तो इन दैट केस यू आर अलाउड टू मैरी अनदर वुमेन और अनदर मेल, तो उस केस में यू कैन मैरी। लेकिन अगर आप एक शादी में ऑलरेडी हो तो आप उसके रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते। दैट्स अंडर द सिस्टम ऑफ मोनोगैमी। तो जो रीमैरिज होती है आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर या आफ्टर डिवोर्स, उसको हम कहते हैं सीरियल मोनोगैमी। अब हम बात करते हैं पॉलीगैमी की। पॉलीगैमी आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार। पॉलीगैमी डिनोट्स मैरिज टू मोर देन वन मेट एट वन टाइम। ठीक है, आप एक ही पार्टनर रख सकते हो एट वन, मतलब सॉरी पॉलीगैमी क्या होता है कि आपको पॉलीगैमी अलाउ करता है कि आपको जितने हस्बैंड रखने हैं, कि जितने आपको वाइफ रखनी है रख लो, हम मना नहीं करते। देखो, पॉलीगैमी इज अ ब्रॉड टर्म, लेकिन जब हम पॉलीगैमी को बात करते हैं तो पॉलीगैमी में जब एक हस्बैंड दो या दो से ज़्यादा वाइफ रखता है उसको हम कहते हैं पॉलीजिनी। ठीक है, जहाँ पर वाइफ ज़्यादा होती हैं, हस्बैंड एक ही होता है ना। पॉलीएंड्री जहाँ पर एक वाइफ दो या दो से ज़्यादा हस्बैंड्स रखती है। ठीक है, पॉलीजिनी जहाँ पर मोर वाइफ्स हो और एक हस्बैंड ने काफ़ी सारी लड़कियों से एक टाइम पर शादी करी हो। पॉलीएंड्री की एक वाइफ ने काफ़ी सारे हस्बैंड्स बनाए हो या उनसे शादी करी हो। देखो, पॉलीएंड्री का आपने एग्जाम्पल देखा होगा ना, द्रौपदी का। तो गाइज लेट मी टेल यू a very interesting fact about polyandry marriage. In most of the cases, polyandry marriage takes place when a husband is inefficient to meet his family's demands. In that case, the wife or the woman opts to marry another guy who can fulfill their demands, the wife's and the children's demand. देखो, I'm not saying that हर केस में जब भी पॉलीएंड्री प्रैक्टिस होता है इसी वजह से होता है, बट मोस्टली इसी वजह से पॉलीएंड्री प्रैक्टिस होता है। अब हम बात करते हैं एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी की। तो एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स गवर्निंग एलिजिबिलिटी एंड इनएलिजिबिलिटी ऑफ मेट्स। अब देखो, एंडोगेमी सिस्टम में एक मेट तब एलिजिबल होता है शादी के लिए व्हेन ही इज इनसाइड द कल्चरली डिफाइंड ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एंडोगेमी प्रैक्टिस, मेरी फैमिली शुरू से एंडोगेमी प्रैक्टिस करती है एंड आई एम ऑल्सो आस्क्ड टू प्रैक्टिस दिस एंडोगेमी सिस्टम, देन आई एम एक्सपेक्टेड टू मैरी someone from my culturally defined group. That culturally defined group can be anything. It can be your class, it can be of your race or your this what do we called religion or maybe your village. जैसे आपने तातारा वमीरो कथा में पढ़ा होगा कि क्या होता है, वहाँ पर एक गांव होता है लपाती गांव और एक होता है अंडमान का कोई गांव होता है, और तातारा वामीरो जो अलग अलग ग्रुप से बिलोंग, अलग अलग विलेजेस से बिलोंग करते थे, दे वारंट अलाउड टू गेट मैरिड, और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। सो दे डू फॉट फॉर इट कि हमें शादी करने दो, बट पीपल वर ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर कि नहीं, हम तुम्हें शादी नहीं करने देंगे। और इसी की वजह से एक पूरी लोक कथा, एक पूरी फोक स्टोरी जो हम कहते हैं, वो निकल के आई है थ्रू दिस होल स्टोरी ऑफ तातारा एंड वमीरो। आप देखो, एक्सोगेमी की अगर हम बात करें तो एक्सोगेमी रिक्वायर्स एन इंडिविजुअल टू मैरी आउटसाइड हिज और हर कल्चरली डिफाइंड ग्रुप। यहाँ पर क्या होता है, आपकी बुक में ना एक बहुत एक इंस्टेंस दिया हुआ है जहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे पीपल चाहते थे, लोगों की ये बहुत ज़्यादा डिमांड थी, एक विश थी कि जब भी एक लड़की शादी कर रही है वो अपने
घर से बहुत दूर होके शादी करे, कि आउटसाइड हर विलेज बेसिकली, कि वो अपने पेरेंट्स को जिससे ज़्यादा मिल ना पाए, देख ना पाए, और मेंटेन्स नो और वेरी लिटिल रिलेशनशिप विद हर मैटरनल हाउस। बेसिकली ये इसलिए हुआ जाता था क्योंकि दे वांटेड विमेन और दी मैरिड वुमेन बेसिकली टू नॉट सी देयर पेरेंट्स मोर ऑफन और टू नॉट मीट देयर पेरेंट्स टू ऑफन। अब हम बात करते हैं किनशिप की। Kinship ties are connections between individuals established either through marriage or through the lines of descent that connect blood relatives. आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, रियल भाई बहन, ये सब कनेक्शन थ्रू ब्लड है, मतलब यू आर कनेक्टेड थ्रू ब्लड, ब्लड लाइंस आपके सेम दौड़ रही है। लेकिन जैसे रिलेशन बना थ्रू मैरिज, अब एक मैरिज से कितने सारे रिलेशनशिप फॉर्म हो रहे हैं। आप अपने हस्बैंड की मम्मी को भी मम्मी बोल रहे हो, वो आपकी मम्मी लगी। सिमिलरली आपका जो हस्बैंड है वो आपकी मम्मी को मम्मी बोल रहा है ना, कनेक्शन बन गया, किन्स इस्टेब्लिश हो गए, है ना। तो मैरिज जो होता है, मैरिज की डेफिनेशन क्या है? मैरिज कैन बी डिफाइंड एज सोशली एक्नॉलेज्ड एंड अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन बिटवीन टू अडल्ट इंडिविजुअल्स। ठीक है, बेसिकली मैरिज एक ना सर्टिफिकेट है, एक अप्रूवल है दैट इज गिवन बाय द सोसाइटी कि यस यू कैन हैव सेक्सुअल यूनियन, यू कैन रिप्रोड्यूस नाउ, है ना। एंड इसी के थ्रू दे गिव द कार्ड कि अब भैया आपको रिप्रोड्यूस करना है, आपको अपनी फैमिली लाइन आगे बढ़ानी है। ठीक है, और अब हम यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन देखेंगे। द फैमिली ऑफ ब्लड इज कॉल्ड फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, है ना। Family of blood is called the family of orientation, and the family in which a person is married is called the family of procreation. यहाँ पर एक क्रिएट हुई है। देखो, ओरिएंटेशन आपको जो मिला हुआ है ना, लेकिन ये जो आपकी मैरिज से रिलेशनशिप्स बने, जितने भी किन्स एस्टैब्लिश हुए या फैमिली बन गई पूरी थ्रू मैरिज, उसको हम कहेंगे फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। अब किन्स के हम दो टाइप्स देखेंगे यहाँ पर। किन्स कनेक्टेड थ्रू ब्लड आर कॉल्ड कंसैंग्विनियल किन, while the kins connected through marriage are called affinal relationships. ठीक है, consanguineal and affinal relationships. ठीक है, तो गाइज हमने वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ की बात करनी है अब। तो वर्क की डेफिनेशन आपके दिमाग में क्या आती है? वर्क मतलब पेड एम्प्लॉयमेंट। अगर आप कोई काम कर रहे हो, कहीं बाहर जाकर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो इफ़ यू आर गेटिंग पेड फॉर इट यू आर वर्किंग। लेकिन ये जो व्यू है ये मॉडर्न टाइम्स का व्यू है और बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाइड है ना। अब आपने इसके लिए बहुत ब्रॉडली देखा, अच्छा इफ दैट बंदा इज गेटिंग पेड फॉर व्हाट ही इज डूइंग, डूड ही इज डूइंग अ वर्क, बट ऐसा नहीं होता, है ना। अब आप इनफॉर्मल इकोनॉमी को ही ले लो, ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट भी होते हैं। मतलब एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को पे कर दिया, इसके अलावा भी कुछ इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है। क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को कुछ पैसे लेंड कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज ही इज़ इन नीड राइट नाउ, और फिर कुछ सालों बाद जब उसके पास पैसा आएगा आई विल कॉल हिम एंड से कि भाई अब मुझे ज़रूरत है, प्लीज़ गिव मी माई मनी बैक विद इंटरेस्ट, एंड ही इज़ गिविंग मी माई मनी बैक विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन यहाँ पर भी हुआ, एक्सचेंज ऑफ कैश यहाँ पर भी हुआ। और कई बार आपने देखा होगा कि हम कुछ कैश, हमने कुछ कैश की बजाय हमने कुछ गुड लिया और हमने कुछ गुड दिया, ठीक है, बार्टर सिस्टम, या फिर डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको कुछ गुड्स दिए, ठीक है, और उसके बदले में आप मेरे लिए कुछ सर्विस कर रहे हो, आप मेरे लिए कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं कल एक अपने ड्राइवर को एम्प्लॉय करती हूँ और मैंने बोला
भाई देख, मैं तेरे बच्चों को फ्री में पढ़ाऊँगी और उनकी ट्यूशन फ़ीस, स्कूल फ़ीस मैं मतलब ट्यूशन तो मैं दे दूँगी और उनकी स्कूल फ़ीस भी मैं दे दूँगी, ठीक है। तो ही विल से कि चलो मैडम फिर मैं आपके लिए फ्री में ड्राइविंग करूँगा। तो बेसिकली दैट इज़ एन एग्जाम्पल। मैंने उसके लिए कुछ सर्विस दी और उसने मुझे एक सर्विस फ्री में दे दी, है ना। या फिर मैं बोलूँगी कि मैं तेरे को कुछ पैसे लेंड करती हूँ फॉर समथिंग अपार्ट फ्रॉम योर जॉब, मैं तेरे को तेरी हेल्प करने के लिए पैसे दे रही हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, फिर मैं आपके लिए अब से जब काम करूँगा मैं फ्री में काम करूँगा, है ना। ऐसे इनफॉर्मल ट्रांजैक्शंस कह सकते हो दैट आर आउट ऑफ द स्फीयर ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। अब यार अगर वो बंदा, मैंने उसको कुछ पैसे लेंड करे हुए जब उसको ज़रूरत थी, ठीक है, और अब उसने बोला कि चलो मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ आपके पैसे वापस दे पाऊँ, तो मैं आपके लिए फ्री में ड्राइवर की नौकरी करूँगा। अब ऐसा तो नहीं है ना वो काम नहीं कर रहा, वो काम तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ कैश नहीं है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी नहीं है इतना, है ना। लेकिन तब भी वो काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है वो? क्योंकि यार उसका मेंटल और फिजिकल एफर्ट तो यूज हो रहा है ना। तो इसके बेसिस पर वर्क कैन बी डिफाइंड एज अनपेड और पेड as the carrying out of a task require the expenditure of mental and physical efforts, which has its objective the production of goods and services according to the human needs. अब मुझे उस ड्राइवर की ज़रूरत थी इसलिए मैंने बोला ना, तो मेरे लिए साल भर नौकरी कर ले, ड्राइवर की नौकरी कर ले फ्री में, बिकॉज इन द पास्ट आई हैव लेंड यू some amount of money. तो he says okay fair enough, make sense, ठीक है। तो ये एक इनफॉर्मल इकोनॉमी हो गया, ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन हो गया which is totally out of the sphere of what we call the regular transactions. अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वर्क एंड डिविजन ऑफ लेबर। तो ये कहानी तब की है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी और कैसे वहाँ पर अलग अलग तरह के काम होने लग गए, अलग अलग तरीके से काम होने लग गए, और डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझेंगे। तो प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ में क्या होता था? पीपल ओनली केयर्ड फॉर देयर लाइफ स्टॉक, मतलब बेसिक नीड्स चाहिए थी उन्हें, और उनको खाना पीना मिल रहा है, उनको पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, उनको घर के ऊपर मतलब सर के ऊपर छत मिल रही है। दैट वॉज द पीपल, दैट इज़ वॉट द पीपल केयर्ड फॉर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, उसने कुछ गुड्स प्रोड्यूस करे, उसने कुछ क्रॉप्स प्रोड्यूस करे, उसने अनाज प्रोड्यूस करा, तो वो एक कपड़े वाला भाई साहब के पास गया कि भैया आप मुझे कपड़े दे दो थोड़े से पहनने के लिए और मैं आपको अनाज दे दूंगा। ही सेड ओके फेयर इनफ, उन्होंने एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर लिया, ठीक है। लेकिन जब हमारी मॉडर्न सोसाइटी आई जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, तब आया पैसा, ठीक है, तब बात आई पैसे की। मशीन्स आनी थी, सोफेस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स आने थे, तो ये सारी चीज़ें जो है आप बार्टर सिस्टम के थ्रू तो नहीं ले सकते ना। कॉमन सी बात है भाई, अगर तुम्हें अगर फसलें काटने के लिए मशीन चाहिए तो यार वो तुम्हें अनाज के बदले में नहीं मिलेगी। तो हुआ क्या था, काफ़ी कम पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर और फार्मिंग में काम करती थी आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, फार्मिंग सेक्टर था, वो खुद इंडस्ट्रियलाइज हो गया। वहाँ पर जितनी भी ज़्यादा फार्मिंग एक्टिविटीज़ थी वो सारी मशीन्स के थ्रू होने लगी रादर देन बाय ह्यूमन हैंड, ठीक है। ये तो हो गया पहले चीज़ कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग सेक्टर में कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिफॉर्म आया। अब हम यहाँ पर दूसरी चीज़ देखेंगे, एक हाईली कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर आ गया। डिवीजन ऑफ लेबर क्या भैया, ये 5 लोग, ये 5 लेबर जो है वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे काम करेंगे, और ये 10 लोग जो है ये जो गुड है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में काम करेंगे। जो एक्चुअल प्रोडक्ट है जो उस पैकेजिंग के अंदर होगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे ये लोग ध्यान देंगे।
तो जो भी इंसान जिस भी चीज़ में अच्छा होगा हम उसको उस हिसाब से काम देंगे। भाई कोई सर्विलेंस में अच्छा है वो सर्विलेंस करेगा, या फिर अगर कोई बंदा क्लाइंट को इम्प्रेस करने में अच्छा है तो हम उसको क्लाइंट के साथ मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, है ना। और एक और जो बहुत बड़ा चेंज जो हमने देखा था वो ये भी है कि पहले ना लोग घरों में काम करते थे। अगर उनको कोई टास्क है जो ख़त्म करना है, या फिर कोई खेती बाड़ी में कुछ काम है, तो पूरी फैमिली जो है वो उसमें मिलकर उसमें काम करती थी एज अ कलेक्टिव टास्क, ठीक है। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, पीपल स्टार्टेड गोइंग टू फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज में वो लोग काम करने लग गए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क, देखो मास प्रोडक्शन की डिमांड्स हुई तो मास मार्केट्स की भी नीड निकल के आई, क्योंकि भाई प्रोड्यूस ज़्यादा करना है तो मार्केट भी तो बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इनोवेशंस जो हैं वो थी कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग असेंबली लाइन। ये देखो, मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिक्वायर्ड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, कि भाई जो हमारे एम्प्लॉयज़ है कोई चोरी चकारी तो नहीं कर रहे, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, या फिर जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है वो अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें। और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स चाहिए थे, तो एक ऐसा भी इंसान होना चाहिए जो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है। तो over the last decade there has been a shift to what is often we call flexible production and decentralization. डिसेंट्रलाइजेशन क्या, कि अगर कोई भी फर्म है या कंपनी है तो उसकी अटमोस्ट पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगी। जो वो फर्म है उसके प्राइवेट ओनर्स होंगे और वो अपनी प्रोडक्शन जो है अपने हिसाब से कर पाएंगे। दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क। तो अब जब ग्लोबलाइजेशन आया तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया बिटवीन फर्म्स एंड कंट्रीज़। जो भी हम एक्सपोर्ट करते थे दूसरी कंट्रीज़ में, है ना, या फिर जो अलग अलग फर्म्स है जो सेम चीज़ प्रोड्यूस करती हैं, तो अब कंपटीशन बढ़ गया। तो पता है क्या, अगर मार्केट में कोई भी चेंज आ रहा है या फिर नीड्स में, मार्केट की नीड्स में चेंज आ रहा है, तो जो फर्म्स हैं उनको भी उसी तरह से अपनी प्रोडक्शन चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल लोगों को पहले वाइट शुगर पता था, फिर जो हमारी मार्केट है उसमें नीड आई ब्राउन शुगर की, तो जो शुगर मेकिंग फैक्ट्रीज थी उन्होंने ब्राउन शुगर को भी अपने उसमें मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड कर दिया टू मेक बेटर प्रॉफिट। और जो उनके पुराने कस्टमर्स है या जहाँ पर वो पहले एक्सपोर्ट करते थे, कोई कंट्री या फिर कोई भी मार्केट जहाँ पर वो अपना सामान एक्सपोर्ट करते थे, वहाँ पर उनके वो कस्टमर्स, उनके वो क्लाइंट्स बने रहे। दैट्स वाई दे ऑप्ट फॉर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द market, according to the needs of the market. So guys, with this we have completed our today's session. So guys, part 1 is done. अब part 2 आएगा, so part 2 मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो कमेंट में थोड़ी सी तारीफ भी लिख देना। So until we meet, stay safe and keep watching पढ़ाई की टंकी।